नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया जानती है कि पिछले 10 वर्ष में जब से मोदी सरकार ने देश की कमान संभाली है, जम्मू कश्मीर का आतंकवाद हो या नक्सलवाद हो, और इन दोनों के पीछे कौन-कौन सी ताकतें थी जो भारत को अशांत बनाए रखना चाहती थी, ये किसी से दबा छिपा नहीं है। इन दोनों की ही कमर टूट चुकी है। आतंकवाद भी घुटनों पर आ चुका है और नक्सलवाद भी अपने करीब-करीब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। वो बुझने से पहले जो दिया और उसकी लौ थोड़ी-सी फड़फड़ाती है, आतंकवाद की अब भारत में लगभग वैसी ही स्थिति है। जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि बस मुट्ठी भर आतंकवादी अब जम्मू कश्मीर में बचे हैं, जिनको कहीं से खाद पानी मिल रहा है या छुपने की जगह मिली हुई है, और इनका भी खात्मा बस 1 डेढ़ साल की बात है, इससे अधिक समय लगेगा नहीं। और जब इन आतंकवादियों को और इनके सरगनाओं को, आकाओं को ये लग रहा है कि अब इनका अंत समय निकट है, तो ये बौखलाहट में समझ लीजिए, प्रतिक्रिया में समझ लीजिए, या अपनी उपस्थिति ही दर्ज करने के लिए समझ लीजिए, या कभी-कभी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को ये मैसेज देने के लिए कि अभी हम हैं और अभी जम्मू कश्मीर का मसला जीवित है। यानी जो प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया में जम्मू कश्मीर को लेकर के फैलाया जाता रहा, वहां से भले ही 370 हट गया हो, 35A हट गया हो, वहां भले ही अब अमनो अमान हो और विकास की गंगा बह रही हो, पर ये किसी के इशारे पर, वो चाहे पाकिस्तान का डीप स्टेट हो, मिलिट्री हो, वहां बैठे हुए इनके आका हों, या यहाँ हिंदुस्तान में भी जो अतीत में इनको प्रश्रय देते रहे, इनको बढ़ावा देते रहे और इनके खिलाफ निर्णायक कार्रवाई में बाधक बनते रहे, वो रहे हों, वो सब नहीं चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर और भारत पूरा आतंकवाद से मुक्त हो जाए। इसलिए कोशिशें चल रही हैं, साजिशें रची जा रही हैं, प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा, जब 18वीं लोकसभा का गठन हुआ, विशेष सत्र आहूत किया गया और उसमें नए सदस्यों को शपथ दिलाई गई, राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ और उस पर चर्चा हुई, तो किस तरह के प्रोपेगेंडा सदन के भीतर राहुल गांधी, जो अब नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी तरफ से फैलाने की चेष्टा की गई। झूठ बोला गया कि अग्निवीर के परिवार वालों को उनकी शहादत के बाद, उनके वीर गति को प्राप्त होने के बाद, उनके परिवारों को कुछ नहीं मिलता। उसका खंडन भी तुरंत ही आ गया। जिस परिवार के शहीद के पिता का वीडियो इन्होंने जारी किया, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के क्लियरिफिकेशन के बाद भी और चुनौती देने के बाद भी, बाद में उनके पिता ने भी कह दिया कि ये उनका पुराना वीडियो है जो अब यूज किया जा रहा है। जब मैंने ये बात कही थी, तब तक वाकई मुआवजा नहीं आया था। अब तो मुआवजा मिल चुका है, 2 किस्तों में 98 लाख रुपया मिल चुका है, और सेना की तरफ से ये बताया जा रहा है कि कुल मिलाकर के 1 करोड़ 67 लाख रुपया उनके परिवार को मिलने वाला है। उसी तरह के प्रोपेगेंडा
इस समय चलाए जा रहे हैं। और सोच कर के हैरानगी होती है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी ने इस देश पर 58 साल तक राज किया है, जिसके कार्यकाल में कई युद्ध हुए हैं और उन युद्धों में 62 की लड़ाई को छोड़ दें, चीन के खिलाफ जो हुई थी जब नेहरू प्रधानमंत्री थे, तो बाकी सभी युद्धों में भारत जीता भी है। ऐसी कांग्रेस पार्टी अगर एक और तरह का जो युद्ध आतंकवाद के तौर पर पाकिस्तान और चीन की तरफ से थोपा गया है, क्योंकि इनके पास ज़्यादातर चीन में बने हुए हथियार मिलते हैं, या अमेरिका में, जो अभी हाल में अफ़गानिस्तान छोड़ कर के जब अमेरिका गया था, तो तब उन हथियारों को वहीं छोड़ कर के निकल लिया था, तो वो हथियार मिलते हैं, या चीन के बने हुए हथियार मिलते हैं, या पाकिस्तान के द्वारा प्रदत्त अधिक हथियार इनको मिलते हैं। उनके बल पर ये भारत में खून बहाते रहे हैं निर्दोषों का। ऐसे आतंकवादी जो अब लगभग दम तोड़ने की स्थिति में आ गए हैं। जब से नरेंद्र मोदी की तीसरी बार सरकार बनी है निरंतरता में, तब से सीमा पार पाकिस्तान में एक बौखलाहट है, परेशानी है, क्योंकि चुनाव के समय भी वहां से तमाम बयान आ रहे थे लोगों के कि किसी भी कीमत पर नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोका जाना चाहिए। और लोकसभा चुनाव के समय जिस तरीके से लाइनें लग करके जम्मू कश्मीर के नागरिकों ने वोटिंग डाली है, उसने कई दशकों का वोटिंग का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। 50-55%, कहीं-कहीं 60% तक वोटिंग हुई है, और इसने पूरी दुनिया को एक मैसेज भेज दिया है कि अब जम्मू कश्मीर जो आतंकवाद से ग्रस्त था, वो अब बीते समय की बात हो चुकी है, और अब जम्मू कश्मीर विकास और अमन के रास्ते पर निकल चुका है। उन सारे प्रोपेगेंडाज़ को, और जो पाक प्रायोजित और कुछ यहाँ के लोगों के द्वारा, ताकतों के द्वारा प्रायोजित पत्थरबाजी थी और तमाम तरह की गतिविधियां थी, वो सब समाप्त हो चुकी हैं। अब तो वहाँ के खिलाड़ियों की और वहाँ के टैलेंट की चर्चा होने लगी है, वहाँ के विकास की बात होने लगी है। चेनाब नदी पर जो विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बना है, उसकी बात होने लगी है। तो ऐसे में ऐसी बहुत सारी ताकतें हैं इस देश में जिनके पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। उनको ये कैसे रास आ सकता है कि नरेंद्र मोदी को बतौर प्रधानमंत्री इसका श्रेय मिले कि साहब जम्मू कश्मीर में अमन व अमान कायम हो गया है, वहाँ अब विकास की धारा बह रही है, और जो कश्मीर को लेकर के नीति अपनाई गई है, 5 अगस्त 2019 को जो 370-35 से हटाया गया, उसका असर अब दिखाई देने लगा है। तो इनको लगने लगा है कि अगर नरेंद्र मोदी की ये नीति सफल हो गई, और जो होती हुई दिखाई दे रही है, तो फिर इन पर सवाल खड़े होंगे, लोग इन पर हंसेंगे कि आपने एक टेम्परेरी 370 धारा को क्यों नहीं हटाया। लेकिन जब भी वारदातें होती हैं, जब भी आतंकवादी हमारी सेना, हमारे राष्ट्रीय राइफल के जवानों, हमारे अर्धसैनिक बलों, जम्मू कश्मीर की पुलिस के जवानों की शहादत कर देते हैं, या वो लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं, तो ये लोग उनकी संख्या गिनना शुरू कर देते हैं। अभी कुछ ऐसी वारदातें हुई हैं पिछले 38-40 दिनों में, जब से नरेंद्र मोदी की तीसरी सरकार बनी है, इसको लेकर के भी तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद ही आतंकवाद की
और हमलों की घटनाएँ एकाएक क्यों बढ़ी हैं या क्यों बढ़वाई गई हैं? कौन है ताकते इनके पीछे और कौन इनको उकसा करके आतंकवादी हमले करवा रही हैं? मैं आपके सामने कुछ बयान भी रखूँगा और बयान भी ऐसे हैं कि साहब आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएँगे, क्योंकि इनसे लगता है कि साहब जो सीमा पार बैठी हुई ताकतें हैं या दुनिया के दूसरे हिस्सों में बैठी हुई ताकतें हैं, जो एक ये मैसेज भेजना चाहती हैं कि जम्मू कश्मीर अभी भी शांत नहीं है, तो उनकी उनकी जो दलीलें हैं, उनको एक तरीके से पुष्टि मिल जाए यहाँ से, इनके बयानों से। ज़रा ये देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा? उन्होंने कहा, आतंक विरोधी अभियान में हमारे बहादुर और साहसी भारतीय जवान सेना के जवानों की मौत से गहरा दुख हुआ। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। राष्ट्र मजबूती से उनके साथ खड़ा है, उनके परिवारों के साथ खड़ा है। लेकिन राहुल गांधी का बयान क्या आया है? राहुल गांधी ने कहा कि आज जम्मू कश्मीर में फिर से एक आतंकी मुठभेड़ में हमारे जवान शहीद हो गए। शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतप्त परिवारों को गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। लगातार हो रहे ये आतंकी हमले जम्मू कश्मीर की जर्जर स्थिति बयान कर रहे हैं। ये जर्जर स्थिति वाला शब्द, इसको गौर करिए। फिर ये आगे कहते हैं, भाजपा की गलत नीतियों का खामियाजा हमारे जवान और उनके परिवार भुगत रहे हैं। हर देशभक्त भारतीय की ये मांग है कि सरकार बार-बार हो रही सुरक्षा चूकों की पूरी जवाबदेही लेकर देश और जवानों के गुनहगारों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। दुख की इस घड़ी में पूरा देश आतंकवाद और आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता से खड़ा हुआ है। मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि खुदा न खास्ता अगर युद्ध छिड़ जाए चीन के साथ या पाकिस्तान के साथ, तो इस समय देश में इतना गैर जिम्मेदार विपक्ष है, ये हमारे सैनिकों की लाशें गिनना शुरू कर देंगे। गलवान घाटी में जो कुछ हुआ था, उसमें चीन के कितने सैनिक मारे गए थे, चीन ने वो आंकड़ा कभी बाहर नहीं आने दिया। ऐसे कई देश हैं जो यही काम करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ प्रचारित किया जाता है। ये देखिए, कांग्रेस पार्टी ने क्या ट्वीट किया है। ट्वीट किया है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए 38 दिन हो चुके हैं। इन 38 दिनों में 9 बड़े आतंकवादी हमले हुए हैं। एक बार फिर जम्मू कश्मीर में के डोडा में हुई आतंकी मुठभेड़ में हमारे 4 जवान शहीद हो गए। पिछले 38 दिनों में 12 जवान शहीद हो चुके हैं। ये है लिस्ट। मतलब कांग्रेस पार्टी अपने ट्विटर हैंडल पर, एक्स हैंडल पर लिस्ट जारी कर रही है। 9 जून, 11 जून, 11 जून को फिर हीरानगर में, इसके बाद 12 जून, 26 जून, 6 जुलाई, 7 जुलाई, 8 जुलाई, और आगे लिखा है कि लगातार हो रही ये घटनाएं जम्मू कश्मीर के बिगड़ते हालात बयां कर रही है। ये हमले बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग डर और खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। नरेंद्र मोदी की नाकामी का खामियाजा हमारे जवान और उनके परिवार भुगत रहे हैं। हमारे जवान और उनके परिवार भुगत रहे हैं नरेंद्र मोदी की नाकामी का खामियाजा। लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए जवानों की शहादत और उनके परिवार के आंसुओं का कोई मोल नहीं है। वे हमेशा की तरह खामोश हैं, अपनी इवेंटबाजी में व्यस्त हैं। ये देश उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। इससे घटिया राजनीति
ना आपने कभी देखी होगी, ना मैंने कभी सुनी है। इस देश में कांग्रेस पार्टी के समय 3 युद्ध हुए हैं। उनमें बहुत सारे सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए हैं, देश के लिए वीरगति को प्राप्त हुए हैं। लेकिन जवानों के मारे जाने पर इस तरह की बातें लिखना एक्स हैंडल पर के जवानों के परिवार नरेंद्र मोदी को यानी इस देश के प्रधानमंत्री को कभी माफ नहीं करेंगे, ये क्या शो करता है? यानी ये अब इतने निचले स्तर की पॉलिटिक्स करने पर आमादा हो गए हैं कि ये सैनिकों के परिवारों को भी उकसाने पर आमादा हो गए हैं। इनके लिए जो डोडा जिले में घटना हुई है, उसमें कुल मिलाकर के 4 सैनिक राष्ट्रीय राइफल के और 1 जम्मू कश्मीर पुलिस का जवान वीरगति को प्राप्त हुआ है। और जो इस एनकाउंटर में हमारे जवान शहीद हुए हैं, उनमें एक एसओजी भी है और इस एसओजी के पिताजी और उनकी माताजी का बयान क्या आया है, इससे कांग्रेस पार्टी को कुछ सीख लेनी चाहिए, कुछ तमीज़ सीख लेनी चाहिए। इनके पिताजी रिटायर्ड कर्नल हैं भुवनेश्वर कुमार थापा और ब्रजेश थापा जिनकी डेथ हुई है, कैप्टन ब्रजेश थापा, ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग को बिलॉन्ग करते हैं। इनके पिता ने कहा कि मेरे लिए ये गर्व की बात है कि वतन के लिए मेरे बेटे ने जान दे दी। बचपन में भी और जब जवान हो गया था, तब वो जो मेरी सेना की वर्दी थी, उसको पहन कर के गौरवान्वित होता था और सेना के लिए और देश के लिए सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध था और आज उसने देश की सेवा करते हुए अपना प्राण न्योछावर किया है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। ब्रजेश थापा की मदर नीलिमा ने ये कहा है कि 14 जुलाई को मेरी अपने बेटे से आखिरी बार फ़ोन पर बात हुई थी और बेटे के बलिदान पर मुझे गर्व है। हम सीमा पर बेटे को नहीं भेजेंगे, तो कौन लड़ेगा देश के लिए? एक तरफ तो जो वीर गति को प्राप्त हुए सैनिक, उनके परिवारों के ये बयान हैं, उनके माता-पिता के ये बयान हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस की डर्टी पॉलिटिक्स है। और ये सब क्यों हो रहा है? कांग्रेस की तरफ से ये बौखलाहट क्यों दिखाई जा रही है? इसकी वजह समझ लीजिए। 2014 में जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से अब तक 1774 आतंकवादियों को खत्म किया गया है। 2014 में 114 आतंकवादी निपटाए गए, 2015 में 115 आतंकवादी मारे गए, 2016 में 165 मारे गए, 2017 में 220 आतंकवादियों को खत्म किया गया, 2018 में 271 को मारा गया। ये सबसे बड़ी संख्या है, 271 को 2018 में और 2019 में जब लोकसभा के चुनाव थे और फिर से नरेंद्र मोदी चुने गए, उनकी पार्टी चुनी गई और जब पुलवामा भी हुआ, उससे पहले उड़ी वगैरह हुए, तो 2019 में भी 163 आतंकवादी मारे गए। 2014 से 2019 दिसंबर तक 1048 आतंकवादियों का खात्मा किया था इस सरकार ने। फिर 2020 232 आतंकवादी मारे गए, 2021 में 193, 2022 में भी 193, 2023 में चूंकि बहुत बड़ी संख्या में आतंकवादियों को निपटाया गया, तो आतंकवाद या तो घुसपैठ करके ही भारत नहीं आ रहे थे या हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे थे और उनके आकाओं पर भी चूंकि
शिकंजा कस दिया गया था 2019 5 अगस्त को 370 खत्म किए जाने के बाद। इसलिए वो सारे जो फंड के स्रोत थे वो काट दिए गए थे, तो आतंकवाद में बहुत कमी आ गई। 2023 आते-आते केवल 87 आतंकवादी मारे गए और 2024 में अब तक 3 जुलाई तक के आंकड़े मेरे पास हैं, 21 आतंकवादी अभी तक भी निपटाए गए हैं। यानी आतंकवादी इतने बचे ही नहीं हैं कि 272, 231, 195, 193 मारे जा सकें। तो ये जो आतंकवाद खत्म किया जा रहा है और ये अडवाणी जी ने एक बार इसको नाम दिया था छाया युद्ध। सीधे युद्ध लड़ने की तो अब क्षमता बची नहीं है, हिम्मत बची नहीं है, साहस बचा नहीं है पाकिस्तानी सेना में। तो पाकिस्तान जो है वो छद्म युद्ध इन आतंकवादियों के ज़रिए लड़ रहा है। तो युद्ध में क्या किसी भी देश का विपक्ष अपने देश के ऊपर प्राण न्योछावर करने वाले जवानों की लाशें गिनता है, उनके परिवारों को भड़काता है। लेकिन आज का ये जो गैर जिम्मेदार विपक्ष है, ये इसी निम्न स्तर की हरकतों पर उतर आया है। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।